Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantu Mundaria. Welcome you all to the particular subject which is called as Governance, Risk Management, Compliance and Ethics. And this is CS Professional Group 1 New Syllabus और आज हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2020 के अमेंडमेंट्स के बारे में। आई नो इसको लेके थोड़े से लेट अमेंडमेंट्स इशू हुए हैं बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट आपको तो नहीं पड़ता बिकॉज आपने शांतनु भंडारी क्लासेस ली हैं। सो आई डोंट थिंक सो इट मैटर्स टू यू अ लॉट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर आप अमेंडमेंट सबसे पहले हमें बताते हैं और आप उन कुछ फैकल्टीज़ में से हैं जो सबसे ज़्यादा नज़र रखती है अमेंडमेंट्स के ऊपर कि अमेंडमेंट्स आए तो कंप्लीट हम कराएं, किसी भी बच्चे को बिना अमेंडमेंट के एग्ज़ाम में ना बैठने दें। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। और जहाँ तक मुझे याद है, इससे पहले आज की हम बातचीत स्टार्ट करें और मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगी कैसे हम आगे जाने वाले हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है एथिक्स व्हेन आई से एथिक्स आई मीन गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एथिक्स जो पूरा सब्जेक्ट है ये उन सब्जेक्ट्स में से है जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था जब मैंने CS प्रोफेशनल की क्लासेस स्टार्ट करी थी। तो सबसे पहले MDCS स्टार्ट किया, रादर IPR ओल्ड सिलेबस स्टार्ट किया था, फिर MDCS, फिर ड्राफ्टिंग, एथिक्स और उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, देन कॉर्पोरेट फंडिंग, then secretarial audit, corporate restructuring, then insolvency, IPR और न्यू सिलेबस भी इसके बीच में ही पढ़ाया मैंने। तो और उसके बाद कंपनी लॉ ऑफ CS एग्जीक्यूटिव का, और अब इस अमेंडमेंट्स सारे सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट जहाँ जहाँ आए हैं सब कंप्लीट करूँगा और उसके बाद सिक्योरिटीज़ लॉ जो है CS एग्जीक्यूटिव का स्टार्ट करूँगा। तो चलिए अब बातचीत करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं जो अमेंडमेंट्स हैं ये जो आप अमेंडमेंट्स देख रहे हैं ये दो तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। यानी जो हमने अमेंडमेंट्स बनाए हैं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है, रात रात 2-2, 3-3 बजे जाग के मैंने पहले ढूंढे अमेंडमेंट्स और उसके बाद उसको फ्रेम ड्राफ्ट किया आपके लिए, क्योंकि ये काम कोई और नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई फॉर्मेटिंग का काम है, कुछ भी है, तो वो तो हमारे पास लोग हैं वो कर सकते हैं, बट वो अमेंडमेंट नहीं ढूंढ सकते और ढूंढ के किस तरीके से क्या नोट्स बनाने हैं वो उतना काम नहीं कर सकते। तो ये तो मुझे ही करना पड़ा और मुझे कोई इस बात का दुख नहीं है बल्कि खुशी है कि मैं ये आपके लिए कर पाया। तो आज जब हम दिसंबर 20 के अमेंडमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ICSI मॉड्यूल हमेशा की तरह हमारा सबसे मेन इंस्पायरिंग फैक्टर रहेगा। और हमेशा मैं यही कहता हूँ कि वाइडेस्ट मॉड्यूल कवरेज के साथ मेरी सारी क्लासेस हैं तो वो यहाँ पे भी रहेंगी। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी ब्लेसिंग एंड सपोर्ट के साथ अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब जहाँ जहाँ अमेंडमेंट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट्स जो है कंप्लीट करेंगे। ग्रुप 1 में है, ग्रुप 2 में भी अमेंडमेंट है, ग्रुप 3 में भी अमेंडमेंट है। तो जहाँ जहाँ है और जब जब भी अमेंडमेंट्स आएंगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो अमेंडमेंट्स है मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करने वाले हैं और कैसे वो बातचीत चलेगी। तो देखिए मैं ऐसे आपको समझाऊँ कि दो तरीके से ये अमेंडमेंट्स, दो पर्सपेक्टिव से अमेंडमेंट डिज़ाइन हमने करे हैं। एक तो ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ अमेंडमेंट्स देखना चाहते हैं, है ना, वो क्लासेस पूरी कहीं और से ले चुके हैं बट एज यू नो कि नहीं हो रही अमेंडमेंट्स कंप्लीट। बहुत सारी फैकल्टीज़ कह रही है अमेंडमेंट्स आए नहीं हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि वो आए हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेस हमसे ही ली थी तो ऑब्वियसली उनके लिए भी। तो मैंने ये जो अमेंडमेंट डिज़ाइन किए हैं ये इस तरीके से हैं कि अगर आपके पास हमारी जो ओरिजिनल क्लासेस हैं वो हैं तो भी आप इसको सही तरीके से समझ पाएंगे, और अगर नहीं है तो भी आप अगर फ्रेश भी इसको देख रहे हैं तब भी आप समझ पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इन क्लासेस को देखें और उन क्लासेस को आपको दोबारा से देखना पड़े, ऐसा नहीं है। ओरिजिनल क्लासेस को आपके पास है तो आप देख सकते हैं, लिमिटेड व्यूज़ की क्लासेस हैं तो आप देख सकते हैं, नहीं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे सब चीज़ें इस तरीके से बताने वाला हूँ कि कहीं ना कहीं हम लेसन को, चैप्टर को लिंक अप कर लेंगे। पर जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं ये भी कह दूँ जैसे जितने भी चैप्टर्स हैं इस अमेंडमेंट्स के दौरान हम बातचीत एक एक चैप्टर के अमेंडमेंट को लेके करेंगे। अब उस चैप्टर के अंदर मान लो जब ओरिजिनल मैंने रिकॉर्ड किया था तो मैंने 6 पार्ट्स बनाए, 7 पार्ट्स बनाए, और वो मान लो 30-30, 40-40, एक घंटे के पार्ट से जो भी समय था, क्योंकि वीडियोस में छोटी रखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जिससे कि आप जल्दी जल्दी देख सकें और मोनोटोनस बोरिंग ना हो। क्योंकि मैं ये जानता हूँ और बच्चों का फीडबैक भी मुझे इस बारे में मिला है कि सर 2-2.5 घंटे की वीडियो क्लास देखना एक स्ट्रेच में थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम उसको तोड़ तोड़ के पार्ट्स में देखते हैं। तो फिर आप क्यों वो दिक्कत अपने ऊपर लेते हैं, क्यों ना मैं ही छोटे पार्ट्स बना दूं, मुझे क्या होगा, मैं 2 पार्ट एक्स्ट्रा बना दूंगा, बस यही तो होगा। बट आपको लगेगा कि हाँ ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, मुझे नेक्स्ट पार्ट देखना है, नहीं तो बीच में ढूंढना पड़ता है कहीं पे। तो खैर ऐसे ही हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। और क्योंकि ये एक तरीके से फर्स्ट क्लास है तो मैं ये सब जनरल बातें आपको एक बार समझा रहा हूँ। जब मैं नेक्स्ट बार आपसे मिलूंगा
क्योंकि हमें सारे चैप्टर्स के अमेंडमेंट करने हैं जहाँ जहाँ हैं, तब मैं ये दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो इसको ध्यान से पूरी बात को सुने, बिकॉज इसके ज़रिए आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो ये अमेंडमेंट्स है, अब मैंने आपके लिए मेहनत करी, ढूंढ के निकाल दिया, अमेंडमेंट सामने रख दिया, मैं समझा भी दूंगा, पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा हमेशा मैं कहता आया हूँ हर जगह, कि मेरे नोट्स के साथ साथ आपको चाहिए कि आप खुद के भी नोट्स बनाएं, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले या मे भी 1 हफ्ता पहले मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा से ये देखना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास काफ़ी कुछ है करने के लिए। अभी इस ग्रुप में टैक्सेशन भी है, ड्राफ्टिंग में तो अमेंडमेंट्स फिलहाल नहीं है, बट टैक्सेशन में तो हैं, जहाँ तक मुझे स्टूडेंट्स ने बताया। तो आपको वो सब भी करना है, और पता नहीं आप 2 ग्रुप दे रहे हैं, 3 ग्रुप दे रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जो जो बातें मैं यहाँ पे बताऊँ, इस तरीके से उसे समझिए। वो मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल्स वगैरह के ज़रिए, बट आपने उसको अपने वर्ड्स में शॉर्ट में लिख लेना है। जस्ट सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप इसको देख रहे हैं, वहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं कि आप इसको धीरे भी कर सकते हैं मेरी बोलने की स्पीड को, और वो बढ़ा भी सकते हैं। सो उसको हिसाब से एडजस्ट करें। अब आपके लिए कुछ नया नहीं है ये, बट एडजस्ट करें और उसके हिसाब से लिखते रहें, बिकॉज एग्जामिनेशन में कुछ समय पहले, जैसे मैं कह रहा हूँ, रिविजन के दौरान आप इन्हीं नोट्स को पढ़ेंगे, क्लासेस दोबारा देखने का समय नहीं होगा। अच्छा, अब इसके अलावा जहाँ जहाँ अमेंडमेंट्स हम इसको आइडेंटिफाई किया है, एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला जो अमेंडमेंट है वो चैप्टर 2 में है, और ये ध्यान रखें कि पूरी बुक को अच्छे तरीके से प्रूफ रीडिंग किया जा चुका है। वेर एवर अमेंडमेंट्स हैं वो सब हमने लिख दिए, तो अलग से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ चेक करूँ या आप कुछ चेक करें, नहीं, सब हमने कर लिया। बस आपको अब देखते जाना है, आपके सामने खाना बना के रख दिया है, अब खा के डाइजेस्ट तो आपको करना है ना। तो चलिए बातचीत अब करनी स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आज की जो अमेंडमेंट की क्लास है वो चैप्टर 2 से बातचीत जो है वो स्टार्ट होगी। इसका मतलब चैप्टर 1 में अमेंडमेंट्स नहीं है। चैप्टर 2 जो है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। तो अब कहने के लिए बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आप ओरिजिनली देखें ओरिजिनल वीडियोस वगैरह में। तो पहले थोड़ा सा अगर इसके जिस्ट में समझें, तो देखिए, जब हम लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो हम लॉ की बात कर रहे हैं, यानी वो बुनियाद, वो फाउंडेशन जिसके ऊपर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब चलते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट किया जाए, बिकॉज जिस तरीके से एथिक्स नाम है या गवर्नेंस इस पूरे सब्जेक्ट का नाम है, उससे एक आम इंसान का बहुत कनेक्शन है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि ये बहुत कॉमन है अब हम सभी के लिए, और शायद इसको हम कोई न्यूज़ भी अब नहीं मानते कि कैसे बैंक्स में फ्रॉड होता है, कैसे अलग अलग कंपनीज में फ्रॉड होता है। वो इसीलिए क्योंकि सिस्टम में भी कुछ लूप होल्स हैं। ये ठीक है कि सिस्टम के सारे लोग भी ईमानदार नहीं हैं, बट सिस्टम में अपने आप में भी कुछ लूप होल्स हैं जिसका फ़ायदा उठाया जाता है। तो क्यों ना हम पहले सिस्टम को सही करें, क्योंकि अगर सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो फ्रॉड की गुंजाइश जो है, मैं ये तो नहीं कहता ख़त्म, बट डेफिनेटली वो कम हो जाएगी। तो एटलीस्ट वहाँ से स्टार्ट करें। फिर दूसरी तरफ, क्योंकि लोगों को हम सबको कंट्रोल शायद कभी भी नहीं कर पाएंगे, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर में अलग अलग तरीके की बात करी गई है। और कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ फ्रॉड जो हमारी इकोनॉमी में हो रहे हैं, अभी एक आरबीआई की रीसेंट रिपोर्ट आई थी, वहाँ पे बताया गया था कि फ्रॉड जो है वो पिछले साल के मुकाबले कई गुना, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई गुना बढ़ चुके हैं, डबल हो गए। अब बैंक में अगर फ्रॉड होता है, जो आज का हमारा टॉपिक भी अभी यही है, जो बैंक में फ्रॉड होता है, वो बैंक में पैसा किसका है? आपका है या मेरा है? हम सबका है। जिसका थोड़ा बहुत जो भी है वो वहीं पे है, ठीक है। अब अगर बैंक में फ्रॉड होगा तो बैंक तो भाई, हम तो कहेंगे हमारा तो पैसा बैंक में था, बैंक ने फ्रॉड किया, हमें इससे तो मतलब नहीं, हमें तो हमारा पैसा चाहिए, यही बोलोगे ना। तो गवर्नमेंट आपको आपका पैसा देगी, बट जो फ्रॉड हुआ वो गवर्नमेंट कहीं से तो भरपाई करेगी। और अगर ये फ्रॉड ना होता तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा होता और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ पे खर्च करने का। क्योंकि फ्रॉड हुआ तो वो सारा पैसा डेवलपमेंट में खर्च ना करके बैंकों को दिया गया, जिससे कि बैंक हमारे पैसे वापस कर पाएँ, क्योंकि बैंक का पैसा कोई और लेके चला गया और वापस नहीं आ रहा, इंडिया के बाहर चला गया। तो ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। आइए बात करते हैं चैप्टर 2, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुनने में बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड लगता है, बट इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। कॉर्पोरेट को आप सिर्फ अकेले कंपनी से मत जोड़िए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी को जो लोग चलाते हैं वो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट होते हैं, और वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर निभाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर इलेक्टेड डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ पब्लिक
सेक्टर बैंक्स, तो पीएसबी के बारे में, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इन सब के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ जो हम यहाँ पे धीरे धीरे जब आगे जाएंगे तो समझेंगे, कहते हैं कि फिलहाल थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं फिर बात करूँगा। तो यहाँ पे लिखा है कि द रिजर्व बैंक of India on August 2nd, 2019, being satisfied that it is necessary and expedient in the interest of the public to do so, notified and specified the authority, manner, procedure and criteria for determining fit and proper status. देखिए, हम बात यहाँ पे करें फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर इलेक्टेड डायरेक्टर्स, क्योंकि ये बात हम जानते हैं, कंपनीज एक्ट के आप धुरंधर हैं, आप अच्छे तरीके से इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि डायरेक्टर बनने के लिए कंपनीज एक्ट में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है बल्कि डिसक्वालिफिकेशन है। और चाहे क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन किसी भी बात का पढ़ाई से तो कोई लेना देना है ही नहीं। मतलब ये मुझे हमेशा से ये बात बड़ी अलग लगती है कि एक चपरासी की नौकरी अगर किसी को करनी है तो उससे भी मांगा जाता है कि भाई आप 5th क्लास पास हो, 10th क्लास पास हो, ये सब। पर पॉलिटिशियंस बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए आप कहते हैं कि कोई क्वालिफिकेशन, मैं ये नहीं कहता कि आप उसके लिए ग्रेजुएट रखिए, बट एटलीस्ट ये तो रखिए कि 8 से 10वीं क्लास बंदा पास हो। नहीं तो उसके एथिक्स वो ज़रूर ठीक है, ये बात इसमें कोई दोहराए नहीं है। मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूं, ऐसा कहीं नहीं लिखा और ऐसा नहीं है कि जो पढ़ लिख लेता है वो दुनिया में सबसे आगे निकल जाता है, ये गलत कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है। बट पढ़ने और समझने से थोड़ा सा एक एथिक्स की समझ आती है हमें कि क्या सही है क्या गलत है, और बाकी चीज़ों के बारे में। इस अमेंडमेंट्स के दौरान एक केस स्टडीज़ भी दे रखी है इन्फोसिस वगैरह की, वहाँ पे भी हम समझेंगे अलग अलग चीज़ों को। तो आरबीआई ने ये कहा कि हमें कुछ एक ऐसा क्राइटेरिया बनाना है कि जो भी लोग अब बैंक्स के बोर्ड पे आएँ वो फिट एंड प्रॉपर हो। फिट एंड प्रॉपर का मतलब in the terms of education, in the terms of the age, in the terms of the experience and in the terms of the transparency। जैसे ये पॉलिटिशियंस हैं, सबसे ज़्यादा इन्होंने सिस्टम ख़राब किया है। मैं ये नहीं कहता आपका कोई पॉलिटिशियन फेवरेट हो सकता है, मैं उसमें मना नहीं करता, बट मैं अपनी बात बताता हूँ, ना एक्स ना वाई, ये सारे के सारे लोगों ने मिलकर सिस्टम ख़राब किया है, क्योंकि मेजॉरिटी समय इन्हीं के इंटरवेंशन से बैंक काम करते हैं और उसी की वजह से घोटाले होते हैं। आप कोई भी उठा के देख लीजिए घोटाला, आपको ये बड़ा कॉमन लगेगा। तो यहाँ पे ये बात करी गई है कि आरबीआई ने थक हार के 2 अगस्त 2019 को एक ऐसा क्राइटेरिया डिटरमाइन किया जिसके बेसिस पे डायरेक्टर्स को जो बैंक्स हैं उनके बोर्ड पे रखा जाएगा, और उसको कह दिया कि वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है। These directions are called as Reserve Bank of India fit and proper criteria for elected directors on the board of PSB 2019 and applicable to the public sector banks। और उसका असर दिखने लगा क्योंकि एक वैकेंसी निकली आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, जिसमें बाकी चीज़ों के अलावा मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। कहते हैं कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सीईओ ऑफ द कृष्णन डीसीसीबी मच्चीपट्टम फॉर सुटेबल कैंडिडेट हु फुलफिल फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई। और क्योंकि ये एक कोऑपरेटिव बैंक है तो नबार्ड का नाम भी दे रखा है। नबार्ड आपको पता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक जो है वो रूरल डेवलपमेंट में काम करता है। तो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया का अब हमें यहाँ पे जो इफेक्ट था वो दिखने लगा, बिकॉज आरबीआई ने स्ट्रिक्ट हो गया यहाँ पे कि ऐसे जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जिनको कुछ समझ नहीं है, बस अपना फ़ायदा देखते हैं और स्ट्रैटेजी नहीं बनाते कि किस तरीके से क्या काम करना है, उनको इन सिस्टम से दूर रखा जाए, क्योंकि आज तक वही होता है। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के बारे में अगर थोड़ी सी और बात करें, अब देखिए ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको एक स्टोरी के तरीके से इसलिए भी समझा रहा हूँ बिकॉज एक चैप्टर 2 की अब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये है तो अमेंडमेंट्स, और ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो अमेंडमेंट्स है ना, दीज आर इन एडिशन। सो फिलहाल के लिए आप ऐसे मानिए कि जो आप पढ़ के आ चुके हैं ओरिजिनल वीडियोस में, अगर आपने ओरिजिनल भी वो देखा है, क्योंकि हर तरीके का बच्चा ये क्लासेस देख रहा है ना, तो उसमें जो ओरिजिनल में था ये वाला सब कुछ उसके ओवर एंड अबव है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि जो ओरिजिनल में था और जो इसमें है वो अलग अलग है, वहाँ कुछ और नहीं, वहाँ पे टॉपिक्स है ही नहीं। जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे वो टॉपिक्स है नहीं, या फिर अगर हैं भी तो एक पैराग्राफ है, जबकि जो अमेंडमेंट आए हैं उसमें उसी एक पैराग्राफ को उन्होंने 4 पेज बना के लिखा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो? और जहाँ पे भी ऐसा है ना कि उन्होंने एक पैराग्राफ को 4 पेज बनाया, हमने उस टॉपिक को यहाँ पे दोबारा से कवर किया है, क्योंकि ऐसे में कैसे वो बीच के 4 पेज पढ़ा दूँ, आपको क्या पता चलेगा मैं कैसी क्या बात कर रहा हूँ। तो मुझे टॉपिक के स्टार्टिंग से समझ आना पड़ेगा। तो मेहनत मेरी डेफिनेटली ज़्यादा लगी है, इसमें कोई बात नहीं है। मैं क्या बताऊँ कि मैं कितनी समय से इसके ऊपर मेहनत कर रहा था और फाइनली अब जाके इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी भी मेहनत बाकी है। इसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स के भी अमेंडमेंट सबके सब करूँगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। पर आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि कोई डाउट ना रह जाए कि ये किस तरीके से अमेंडमेंट डिज़ाइन किए गए, राइट।
तो ठीक है, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया क्या है? कहते हैं अथॉरिटी का जो टॉपिक है, ऑल द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, जो एक तरीके की मैंडेटरी कमेटी भी है सेबी के LODR ऑब्लिगेशंस के हिसाब से, आपने पढ़ा भी है, कंसिस्टिंग ऑफ अ मिनिमम ऑफ 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स from among the board of directors, out of which not less than 1/2 shall be independent directors. तो अभी एक एक करके बात समझते हैं। सबसे पहले तो कहा जा रहा है कम से कम नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी में 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम है ये, और उनमें से आधे जो हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, और उसके अलावा शुड एटलीस्ट वन मेंबर फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बोर्ड। तो ऐसे मानिए कि जो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी है, इसमें मिनिमम 3 एक तरीके से NE नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। जो ये होगा 3, ये मिनिमम है। अब 3, 4, 5, 6, मतलब 3 के ऊपर कुछ भी है। अगर मान लीजिए 4 लोग हैं तो 4 का हाफ कितना हुआ? 2 होंगे इसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और अगर टोटल 4 लोग हैं, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, तो बचे 2, तो उन 2 में से जो एक होगा वो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का डायरेक्टर होगा यहाँ पे। तो यानी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी में एक तरीके से हम ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव से शुरुआत कर रहे हैं, फिर उसमें हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ला रहे हैं, उनमें से एक बंदा ऐसा भी होगा जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का पार्ट होगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि समझ पाएँ, क्योंकि देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है, और मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि रिस्क के बगैर आप सोचें कि आप आगे बढ़ जाएंगे, चाहे आप CS करें, चाहे CA करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे आप कुछ भी करें, वो पॉसिबल नहीं है। रिस्क तो हमें लेना ही है, बट बस ये हमें ध्यान रखना है कि हम कैलकुलेटिव रिस्क लें, क्योंकि जितना रिस्क मैं ले सकता हूँ उतना शायद आप नहीं ले सकते, जितना आप ले सकते हैं उतना शायद कोई और नहीं ले सकता। तो डिपेंड अपॉन कि किसका कितना एपेटाइट है, राइट? तो उस बेसिस पे आप रिस्क लें, बट रिस्क तो आपको लेना होगा इफ़ यू वांटेड टू मूव अहेड। तो वो बात यहाँ पे भी करी गई है कि भाई आपको 3 कम से कम डायरेक्टर, उसमें से हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का पार्ट होना चाहिए for undertaking the process of due diligence to determine the fit and proper status of the person to be elected as director. The quorum required is 3. In case of absence of any nominated member result in the want of quorum, the board may nominate any other non-executive director in the place of meeting. तो इससे पहले किसी भी बैंक के अंदर कोई फिट एंड प्रॉपर, तो जो मोटी मोटी बात हमें यहाँ पे समझ में आती है, अगर मैं इसको इन शॉर्ट बता दूँ तो ये कि कम से कम 3 बंदे होने चाहिए आपके नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी में, उसमें से आधे होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और एक होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का। इन सभी का मिलके काम यही होगा कि ये तय करें कि भाई फिट एंड प्रॉपर की कैटेगरी में कौन लोग फॉल करेंगे, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन, जैसे आपने देखा ऊपर एक एडवर्टीजमेंट था जिसमें एक बैंक ने पोजीशन निकाली कि हमें फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया को जो सेटिस्फाई करे ऐसे लोग अप्लाई करें। तो बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, बट कौन उनमें से ऐसा है जो सच में फिट एंड प्रॉपर की कैटेगरी में फॉल करता है, इसका जो फाइनल डिसीजन है वो ये नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी करेगी, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कि कितने लोग कैसे क्या हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ। मैनर क्या है? द बैंक shall obtain necessary information and declaration and undertaking in the format specified from the person who filled the nomination for election. The committee shall meet after the last date prescribed for the acceptance of nomination and determine whether or not the person candidate should be accepted based on the criteria mentioned. तो जैसे कि मैंने कहा, मैनर एंड प्रोसेस में यही है कि भाई जितने लोगों ने एप्लीकेशन दी है तो सबकी एप्लीकेशन मिल जाएगी, यानी जो भी लास्ट डेट होगी, कट ऑफ डेट होगी, उसके बाद एक एक एप्लीकेशन को एग्जामिन किया जाएगा, और फिर जो लोग भी उस फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के अंदर आएंगे, जो अभी हम नीचे बात करेंगे, जो RBI ने तय किया है, उनको आगे नेक्स्ट राउंड के लिए लेके जाया जाएगा। बट मोटा मोटा यही मानिए कि हम कुछ भी RBI बोले फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया का मतलब, बट एक लेमैन के तरीके से अगर मैं समझाऊँ तो वो यही बोलेगा कि भाई आपके ऊपर कोई टैक्सेशन की चोरी का या किसी भी तरीके की चोरी का इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए, आप इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये भी कहेगा, जो बहुत ज़रूरी है, कि आप किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या कोई MP MLA नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप MP MLA हैं तो फिर भूल जाइए, फिर फिट एंड प्रॉपर क्या, फिर भूल जाइए, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग नहीं होने देंगे काम, मैं जानता हूँ। रीलिंग अंडर द प्रेशर, अब ये मैंने इसलिए आपके सामने रखा है कि आखिरकार फिट एंड प्रॉपर की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, और ये जो सोर्स है इस पूरी रिपोर्ट का वो RBI का है।
ज़्यादा समय इस पे नहीं लगाएंगे, बट आप ये देख लीजिए मोटी मोटी बात कि भाई टॉप 5 बैंक फ्रॉड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, ये एक एस्टिमेटेड फिगर है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है और वहाँ से मैंने ली है कि पंजाब नेशनल बैंक में कुछ ज़्यादा नहीं फ्रॉड हुआ है 13,000 करोड़ रुपए का, 13,000 करोड़। पीएमसी का 4,355 करोड़, ऐसे ही कॉस्मोस बैंक आपने सुना भी नहीं होगा, भूषण पावर, ये सब भी हैं। भूषण पावर ने तो भाई अकेले नहीं कर दिया 2,348 करोड़ का फ्रॉड, वो एक कंपनी है। ज़्यादा डिटेल चाहिए हो फ्रॉड के बारे में तो ये ऊपर पूरा चार्ट है 2017, 18, 18, 19 का कंपैरिजन आप देख सकते हैं, खुद ही देख लीजिए। नंबर ऑफ फ्रॉड यहाँ कितना है 2885, यहाँ कितना है 3776। तो इसी से आइडिया लगा लीजिए कि बाकी नंबर्स जो हैं वो किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टोटल आप देखिए नंबर ऑफ फ्रॉड जो है करोड़ में वो 5916 है, इधर कितना है 6800। बस इससे ही समझ में आ गया कि भाई कहाँ किस तरीके की कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो बैंक फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है जो फिट एंड प्रॉपर हम बात कर रहे थे देर से, वो क्राइटेरिया ये है कि जो कैंडिडेट है उसकी एज 35 से 67 के बीच होनी चाहिए। कुछ नहीं, ये बिल्कुल सही है, देखो कुछ नहीं, ये नहीं बोला कि वो सीए हो सीएस हो, क्योंकि वो सबकी बस की बात नहीं है कि सीएस कर लें। ग्रेजुएट, एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, तो वो ही कहा गया ग्रेजुएट हो। एक्सपीरियंस हो, द कैंडिडेट शैल हैव अ स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द टेक्निकल मेथड। जिस भी, क्योंकि क्या होगा जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के लिए बैंक में आपको अपॉर्चुनिटी मिली है या फिर न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट देखा और आप अप्लाई कर रहे हैं, फिट एंड प्रॉपर भी अलग अलग स्ट्रीम में होगा। कोई फिट एंड प्रॉपर डायरेक्टर हो जाएगा फाइनेंस सेक्शन के लिए, कोई हो जाएगा लीगल सेक्शन के लिए, कोई हो जाएगा मे बी कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेक्शन के लिए। तो जो भी आपका मतलब एक्सपीरियंस है, उनका ये कहना है कि जो भी आपकी स्ट्रीम है, मेन फील्ड है, उसके बेसिस पे बात करी गई है। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? अ पर्सन कनेक्टेड विद हायर परचेज, फाइनेंसिंग, मनी लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, लीजिंग एंड अदर बैंकिंग एक्टिविटीज शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट एज इलेक्टेड डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ पीएसबी। एक चीज़ आप पता है नोट करेंगे यहाँ पे जब हम और आगे बात करेंगे कि वो लोग जो बैंक से काफ़ी बिजनेस करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बैंक का एक्सपीरियंस, बिजनेस मतलब बैंक को बहुत समय से जानते हैं कि कैसे वहाँ पे क्या होता है, उसके कस्टमर हैं और बड़े क्लाइंट रह चुके हैं, उनको इससे दूर रखा जाएगा। बिकॉज अगर आप एक जगह से बहुत समय तक डीलिंग करते हैं ना, तो आपको उसके फ्लॉज यानी प्लस एंड माइनस के बारे में पता चल जाता है। और अगर आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या माइनस है और एक बार आप सिस्टम में चले गए, तो आप फिर उसी लूप होल का फ़ायदा उठाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट वही है कि कोई भी ऐसा इंसान जो फाइनेंस करता हो, यानी ब्याज पे पैसा देता हो, या मनी लेंडिंग की कोई एक्टिविटी करता हो, लीजिंग की एक्टिविटी करता हो, वो भले वो कितना एक्सपीरियंस वाला क्यों ना हो, उसको फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में जगह नहीं मिलेगी। No person may be elected or re-elected on the board of the bank if he or she has served as director in the past on the board of any bank, RBI, insurance company under the category for 6 years। अब आप देखिए 6 years की बात अब इसलिए कर रहे हैं, मतलब years ज़्यादा मैटर इसलिए कर रहा है यहाँ पे क्योंकि एक बॉन्ड बन चुका है। अब इतने समय तक अगर आप किसी भी सिस्टम में रहेंगे ना, चाहे वो कहीं पे भी हो, तो आप उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जान जाएंगे कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कौन सी फाइल में क्या है क्या नहीं। तो ये कहते हैं कि कोई भी इंसान जो कि 6 साल तक किसी भी बैंकिंग सिस्टम के डायरेक्टर की पोजीशन पे रह चुका हो, आरबीआई में रह चुका हो, इंश्योरेंस कंपनी का काम कर चुका हो, उसको भी इस सिस्टम से दूर रखा जाएगा। सो अगर मैं एक सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड्स में कहूँ तो हम फ्रेशर्स भी नहीं ढूंढ रहे, बट हम ओवर एक्सपीरियंस इंसान भी नहीं ढूंढ रहे हैं यहाँ पे मेरे हिसाब से। ओवर एक्सपीरियंस क्योंकि कह सकते थे कि भाई ये कह सकते थे कि आपको 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आप अप्लाई करिए, बट यहाँ उल्टा है कि अगर 6 साल का है तो आप मत करिए, क्योंकि आप सब आप जान चुके हैं। और जितना आप जान चुके हैं, आप क्या करेंगे जो जनरल होगा कि आप उस चीज़ को, जनरली मैं बात करूँ, सबके लिए हो सकता है ये सही ना भी हो, बट जनरली ऐसा होगा जितना आप जान चुके हैं उन चीज़ों का आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे अपनी नॉलेज के बेसिस पे। तो रादर देन आप कुछ सिस्टम को वापस करें इन द टर्म्स ऑफ बेटरमेंट, जो सिस्टम के अंदर लूप होल्स हैं उसका फ़ायदा उठाएं, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। ये आरबीआई को लगता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरबीआई को लगता है, तो इसलिए बात कही गई है। The candidate should not be holding the position of the member of parliament or state legislature। भाई इन लोगों को तो दूर ही रखो। मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, आप कहेंगे सर तो पीछे पड़ गया, तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर बस मैं ये जानता हूँ कि जितना मैं आपको बताऊँ, मेरा ज़्यादातर समय जो है 24 घंटे के अंदर वो या तो क्लासेस में जाता है, मतलब क्लासेस नोट्स आपके साथ बीतता है, मतलब स्टूडेंट्स के साथ, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के, फाइनल के, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अब इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो फिर टाइम तो लगता ही है।
या फिर बुक्स पढ़ने में बीतता है। और मैंने यही समझा है, यही जाना है कि ज़्यादातर चीज़ें इन्हीं लोगों के इन्वॉल्वमेंट से होती हैं। तो मैं बस इसलिए ये कहता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता बिकॉज वो अपनी अपनी एक समझ है। बस मेरा यही कहना है कि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट अगर बनाना है तो हमें ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो कि उस सिस्टम को बेटर करना चाहते हो, ना कि और उसको फंसाना चाहते हो। जोक नहीं करना सिस्टम को। द कैंडिडेट शुड नॉट बी एक्टिंग एज अ partner of the chartered accountant firm which is currently engaged in the statutory central auditor of the nationalized bank। तो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप जानते हैं बैंक्स का भी ऑडिट होता है, तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो बैंक का ऑडिट कर रहा है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो पार्टनर है, जो उसकी फर्म में और पार्टनर है, उसको भी हम बैंक में डायरेक्टर नहीं बना सकते बिकॉज ऑडिटर है तो फाइनेंस के बारे में जानता है। अब क्या पता, हु नोज, क्या पता ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर जो ऑडिट करे वो अपने पार्टनर का, तो भाई दो बंदे हैं, मान लो एक है ए और एक बी और इनकी फर्म है, तो जो बैंक का ऑडिट है वो ए करता है। अब बी को अगर हम डायरेक्टर बना देंगे तो बी का जो भी फ्रॉड होगा, हो सकता है ए अपने ऑडिट में उसको पकड़े ही ना, उसको छोड़ दे, क्योंकि ए और बी आपस में एक दूसरे को जानते हैं। तो इसलिए हर वो कोशिश करी जाएगी, ये तो कुछ पॉइंट्स हैं, हर वो कोशिश करी जाएगी जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके, अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके एंड प्रोडक्टिविटी ग्राउंड पे चीज़ें देख सके। आप पढ़ते रहिए, एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ते रहिए, जितना मर्जी आपको पढ़ना है दिन भर। पूरी दुनिया यही जानना चाहती है कि भाई जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ। कोई बॉदर नहीं है इस बात, बहुत कम लोग पूछते हैं, इस बात को समझते हैं कि बाकी सब चीज़ें भी होती हैं जो कि समझना चाहिए। रिजल्ट ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता, बट वही है कि एक तरीके से वो यही मानते हैं कि भाई रिजल्ट क्या आया आपका। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है, अच्छा रिजल्ट है, तो फिर वाहवाही है, नहीं है तो फिर कोई नहीं ध्यान रखता कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी और कितनी मेहनत करी। तो इसीलिए भाई जब समय है तो पढ़ लो, क्योंकि बाद में दिक्कत फिर आती है। टेन्योर क्या है, इलेक्टेड डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड ऑफिस, शैल होल्ड ऑफिस फॉर 3 years एंड शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो 3 साल के लिए डायरेक्टर आप बन सकते हैं और उसके बाद दोबारा से भी री इलेक्ट हो सकते हैं, अगर ऑब्वियसली बोर्ड तय करेगा तो। Professional restriction: the candidate should not be engaged in activity which might result in conflict of business with that of the bank। तो जैसे कि कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हम उनको इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स नहीं कह रहे, बट ऑलमोस्ट उनके रोल सिमिलर ही हैं कि कोई भी काम ऐसा ना करें आप, जब आप PSU के या PSB के डायरेक्टर बन जाते हैं, जो कि बैंक के एम को, गोल को, ऑब्जेक्टिव को डिफीट करे। तो यानी हमेशा बैंक के डायरेक्टर बनने के बाद जो एक बेसिक सी बात है, बैंक का इंटरेस्ट, बैंक का ऑब्जेक्टिव पहले रखें, अपना नहीं। The bank shall also require the elected director to make full and proper disclosure of the interest in the directorship of the business entities, not allowed any professional work to a person who was elected director of that bank for a period of 2 years after resigning as director from that place। तो दो बातें हैं, आपने कंपनीज एक्ट में सुना होगा MBP1 करके एक फॉर्म होता है, जो कि हर डायरेक्टर को साल की सबसे पहली बोर्ड मीटिंग या जब इंटरेस्ट में चेंजेस होते हैं, इंटरेस्ट मतलब उसकी होल्डिंग में, उस डायरेक्टर की शेयर होल्डिंग में या उस डायरेक्टर की डायरेक्टरशिप में जो उसने बाकी कंपनीज में होल्ड करी है, MBP1 जो फॉर्म है वो फाइल करना रहता है, कंपनी को देना रहता है। याद है कुछ ऐसा? तो वही बात यहाँ पे भी करी है कि भाई अगर आप यहाँ पे एक बैंक के डायरेक्टर बन रहे हैं, बट आप किसी और बैंक के भी डायरेक्टर हैं, तो उसके बारे में भी आप सबको बताएं कि भाई मैं ए बैंक, फॉर एग्जांपल ए बैंक का डायरेक्टर, या चलिए SBI का डायरेक्टर हूँ मैं इस समय, बट अब मुझे PNB से भी ऑफर आया है और मैं PNB का भी डायरेक्टर बन रहा हूँ। तो ये SBI को पता होना चाहिए कि आप PNB में भी डायरेक्टर हैं, और PNB को भी पता होना चाहिए कि आप SBI में भी डायरेक्टर हैं। मतलब कहने का ये है कि सब कुछ आप साफ साफ डिस्क्लोज करिए। और आपने कभी ये बात सुनी है कि जब तक आप सीट पे हैं, गद्दी पे हैं, तब तक आपकी पावर है। गवर्नमेंट ऑफिस में तो खासकर ऐसा होता है। अगर आपके पेरेंट्स, आपके कोई जानने वाला, आपका भाई बहन कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो आप ये चीज़ देखो, वो उनसे पूछेगा, वो भी यही शायद आपको बताएंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि जब तक आप पावर में, यानी जब तक आप जॉब कर रहे हैं, रिटायर नहीं होते, तब तक जो आप कहेंगे वो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी और हो भी जाएंगी। बट अगर आप एक बार रिटायर हो गए या उस जगह से ट्रांसफ़र हो गए, तो फिर उतना पावर खास नहीं रह जाती। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि भाई पावर हम चाहते भी नहीं रखना। जो यहाँ है वो ये है कि RBI चाहता भी नहीं पावर रखना। वो कहता है कि अगर एक डायरेक्टर को जो फिट एंड प्रॉपर की कैटेगरी में था, उसने नोटिस अपना पूरा ड्यूरेशन सर्व किया और एज के हिसाब से वो रिटायर हो गया, तो 2 साल तक बैंक उससे कोई काम और नहीं कराएगा। कोई काम नहीं, किसी और से करा लो, जो डायरेक्टर रिटायर हुआ है उससे नहीं कराना। क्यों? क्योंकि फिर वो इंटरफेयर करना शुरू करेगा और उसके लिंक अप बनेंगे। तो जितना पुराना हो जाएगा, एक बड़े सिंपल सा एग्जाम्पल है,
आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी ऑफिस में या कहीं पे भी रेगुलर जाएंगे तो आपके कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट बनने नज़र में आ जाएंगे आपके। अगर आप मतलब 6 महीने में एक बार जाते हैं या 1 साल में, तो उतना बॉन्डिंग नहीं होती। तो रेगुलर अगर आप करते हैं कोई भी काम, तो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, ये है वो है वो है ये। अब 6 महीने में 1 साल में जाते हैं तो फिर उतनी बॉन्डिंग खास नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम बॉन्डिंग को तोड़ने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर डायरेक्टर अब रिटायर हो गया है, जो फिट एंड प्रॉपर की कैटेगरी में था, वो डायरेक्टर रिटायर हो गया है, तो ठीक है, अब आने वाले 2 साल तक उससे कोई काम मत कराइए, उसको कोई भी काम मत दीजिए। फ्री में तो वो वैसे भी नहीं करने वाला, पैसे ही लेते, तो कहीं और से कराइए, उनसे मत कराइए, क्योंकि अब उनका कॉन्टैक्ट जो है वो हम बैंक से ऑलमोस्ट खत्म करना चाहते हैं। 2 साल बीत जाएंगे तो ये कूलिंग ऑफ पीरियड इसको हम कहते हैं, वो हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ठीक है, फिर आप करा सकते हैं काम, बट 2 साल तक जब तक वो हटे हटे ही हैं तो थोड़ा सा पावर रहती है जब आप हटते हैं, बट फिर एक समय के बाद सब भूल जाते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो वही बात यहाँ पे भी कही गई है। The committee shall adopt the revised criteria stating above while scrutinizing the nomination of the candidate seeking election as new director. However, existing elected directors may be allowed to complete the current term as per the pre-revised criteria. तो भाई जो नए डायरेक्टर्स होंगे उनको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा जो ऊपर हमने बात करी है। जब वो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे तो नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी उनके बारे में सोचेगी और फिर ऑब्वियसली आगे उनका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। बट जब ये क्राइटेरिया आया, ये तो 2019 में आया ना, इस क्राइटेरिया के आने से पहले जो लोग अपॉइंटेड है, और जैसे कि हमने कहा 3 साल का टर्म होता है, तो ठीक है, आप जो अपॉइंटेड है रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा। जो अपॉइंटेड है उन्हें पुराने क्राइटेरिया के हिसाब से चलने दीजिए। इतने साल अब चल गया तो 2 साल और चलने दीजिए, है ना, और उसके बाद फिर नए क्राइटेरिया के बेसिस पे अपॉइंटमेंट होगा। मतलब इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। जो मोटी मोटी बात है वो यही है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेडिंग ऑफ CPSC, Central Public Sector Enterprise, on the basis of their compliance with the guidelines on the corporate governance. So देखिए क्या है कि कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से इशू करी गई हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए, और जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसको आप PSU कहते हैं या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, उन सभी के ऊपर ये गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू करी गई हैं वो एप्लीकेबल है। और उनमें अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे आपको। जैसे होता है ना बहुत बार कि आपको 5 में से लेट्स से 4 पॉइंट मिलते हैं किसी जगह, किसी में 5 में से 5, या ऐसे पॉइंट छोड़िए, मार्क्स एग्जाम में देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें से किसी को 3 मिलते हैं, किसी को 1 मिलता है, किसी को 4 मिलते हैं, किसी को 5 भी मिल जाते हैं। वैसे वो मुश्किल होता है थ्योरी में, बट इस तरीके से यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम रखा गया। जितने पैरामीटर्स को आपने फुलफिल किया उसके बेसिस पे आपको ग्रेड्स या उसके बेसिस पे पॉइंट्स मिलेंगे, और जिस PSU को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे इसका मतलब वहाँ का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो सबसे अच्छा है, वो सबसे बेस्ट है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बड़ा सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे समझाने की हमने कोशिश करी है। तो लिखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन नैरो सेंस, अगर बात करें छोटे दायरे में, तो कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस डील्स विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हर वो चीज़ है जिससे कि शेयर होल्डर की आमदनी बढ़ सके। क्योंकि खुद सोचिए कि अगर कंपनी को फाइन नहीं लगेगा, लेट फीस नहीं लगेगी, पेनल्टी नहीं लगेगी, इन सब चीज़ों ये सब चीज़ें नहीं लगेंगी, तो इससे पैसा बचेगा। अब जब इससे पैसा बचेगा तो कंपनी या तो उसको अपने प्रोडक्ट में लगाएगी, इंप्रूवमेंट करेगी, R&D वगैरह करेगी, या ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेशन के बाद वो शेयर होल्डर को डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो किसी भी तरीके से अगर कंपनी सही स्टेप्स पे चल रही है तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही एक एग्जाम्पल है। और अगर कंपनी ऐसा करती है तो उसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो शेयर होल्डर को ही होगा। अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे कि ना कि सिर्फ एक शेयर होल्डर बट स्टेक होल्डर का फ़ायदा है। आई एम श्योर अब CS प्रोफेशनल में ये समझाना थोड़ा अलग लगता है कि शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर दो अलग अलग बातें हैं। शेयर होल्डर वो है जिसने पैसा कंपनी में लगाया है, जबकि स्टेक होल्डर वो है फॉर एग्जांपल एन एम्प्लॉय जिसने पैसा नहीं लगाया, बट एम्प्लॉय तो अपनी सैलरी लेगा कंपनी से, और सैलरी कंपनी तभी तो दे पाएगी जब कंपनी अच्छा काम करेगी। बोनस इंक्रीमेंट सब तभी दे पाएगी जब उसको खुद को प्रॉफिट होगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो अगर कंपनी अच्छे तरीके से काम करेगी तो वो अपने शेयर होल्डर्स को और अपने जो टीम है, वर्कफोर्स है, उन दोनों को ही खुश रख पाएगी। और इन दोनों का एक ही पॉइंट है जिससे ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड हो सकती हैं, वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी सही रास्ते पे आगे बढ़ना, लॉ को सबसे ऊपर मानना और उसके प्रोविजंस को हमेशा फुलफिल करते जाना। जो कहना आसान है, इसमें मैं देखिए मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत क्लियर बात आपके सामने, आपने देखा ही है, पूरी क्लासेस आप देख चुके हैं, तो कुछ नया नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, पर ये लॉ का जो चक्कर है ये है मुश्किल फुलफिल करना, बट
तब तक मुश्किल है जब तक हम इसके लिए यूज टू नहीं होते। अब मेहनत करनी किसको, मुझे बताइए, अच्छी लगती है? हर इंसान ये चाहता है कि पैसे या फेम होना, रेपुटेशन बनना, रिस्पेक्ट उसको मिल जाए, ऐसे ही मिल जाए, या तो वो मेहनत ना करे या कम मेहनत करे, बट उसको ये सब चीज़ें मिल जाए। जनरली लोग यही चाहते हैं, मेहनत बहुत कम लोग करना चाहते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। पर आपने ये फैसला किया कि आप मेहनत करेंगे और आप देखिएगा इसका रिवॉर्ड आपको मिल के रहेगा, पीछे नहीं रहेंगे। बस एक शर्त है इसके साथ, वो ये है कि मेहनत में जिस तरीके से शुरुआत हमने करी है उस तरीके से ही आगे बढ़ते जाना है, कमी नहीं आने देनी बीच में, कभी थकना नहीं, हार नहीं माननी कि ऐसे या वैसे, बढ़ते ही जाना है। हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि हम ये कर सकते हैं, तभी तभी तो फायदा है। नहीं तो स्टार्टिंग में तो हर चीज़ आगे जाती है, बट उसके बाद आगे कौन जाता है? जो कंसिस्टेंट मेहनत करता रहता है। डीपी जो डिपार्टमेंट है पब्लिक एंटरप्राइज का है, सेटअप अ कमिटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, देखिए क्या लिखा है, कंपनी सेक्रेटरी टू सेलेक्ट CPSE to suggest changes in DPE guidelines relating to the board of directors and the corporate governance. The committee has suggested, जो कंपनी सेक्रेटरी की कमिटीज थी उन्होंने बताया, has suggested modification in the format of CPSE to align with the provision of the Companies Act. The revised format got approved by DPE for implementation for the financial year 18-19 on 28 December. The enclosed format may continue to be filled by CPSE on quarterly basis and submitted to their ministers या department within 15 days from the end of the quarter. तो जहाँ लॉ की बात आती है इसमें कोई शक नहीं है आपको भी और मुझे भी कि वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता, मेरी कोई क्लास में मैंने किसी प्रोफेशन को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, बट जो बात जिसकी सही है वो तो कहूँगा मैं, और मैं कहता आया हूँ। तो जहाँ पे लॉ की बात आती है, देखो वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने भी ये माना कि उन्होंने कंपनी सेक्रेटरीज़ को बुलाया और कहा कि भाई आप जो CPSE की गाइडलाइंस है इसको एक बार पढ़िए और इसको रिवाइज़ करिए एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो वो सब कंपनी सेक्रेटरीज की कमेटी ने किया और उसको फाइनली अप्रूवल भी मिल गया उस क्राइटेरिया को। अब वो क्राइटेरिया ऐसा है कि हर पब्लिक सेक्टर जो है उसको इस क्राइटेरिया के हिसाब से इवेलुएट किया जाएगा एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने में। और जैसे ही क्वार्टर ख़त्म होगा वो 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जो है वो अलग अलग मिनिस्टर्स, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ है उसमें फॉरवर्ड करी जाएगी। अब कोई मान लो बैंक है तो वो RBI को जाएगी उसकी रिपोर्ट, कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो वो उस कंसर्न, जैसे मान लो गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या कोई और कंपनी इंडियन ऑयल है, तो ये अलग अलग जो कंपनीज है जो जो इनकी, जैसे ऑयल जो एक तरीके से मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी पब्लिक सेक्टर है उसके बेसिस पे उसकी कंसर्न मिनिस्ट्री को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि आपके मिनिस्ट्री के अंदर जितनी कंपनीज हैं वो इस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्राइटेरिया पे काम कर रही हैं। तो जो रिपोर्ट है उसका ये एनेक्शर है जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशन पर्पज से ही है, तो इसको समझ लें। इसमें आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी थोड़ी और चीज़ों को जानने और बताने के लिए। फॉर्मेट फॉर ग्रेडिंग ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लायंस ऑफ गाइडलाइंस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सबसे पहले नेम आएगा, मिनिस्ट्री किसके अंदर है, वो लिस्टेड कंपनी है, फाइनेंशियल ईयर और कौन से क्वार्टर का है, तभी तो पता चलेगा, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर आएंगे तो 4 रिपोर्ट्स होंगी। हमें कैसे पता चलेगा अगर नहीं लिखा होगा कि ये कौन से क्वार्टर की रिपोर्ट है, कौन से फाइनेंशियल ईयर की है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, कौन सी कंपनी है, क्या ये लिस्टेड है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है 2 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा है अवॉर्डेड मार्क्स, जो भी जैसे ये है फर्स्ट, अगर हम एक बार समझें, कहते हैं कि जो सबसे पहला पॉइंट है वो कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। Does the board of the company have optimum combination of the functional nominee and independent director? Optimum combination मतलब balance combination, ऐसा ना हो नॉमिनी मतलब जो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह ने अपॉइंट किए, जनरली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आप जानते हैं कि वो और किसी तरीके से कोई कनेक्शन कंपनी के साथ नहीं रखते, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे गिव एडवाइस विच इज़ इम्पार्शल एंड ट्रांसपेरेंट। सिर्फ वो एडवाइजरी का रोल प्ले करते हैं, उनका कोई मॉनेटरी कनेक्शन कंपनी से नहीं होता, कोई उन्होंने कमीशन वगैरह कंपनी से नहीं लेना, सिर्फ जो सैलरी मिलती है वो तो है ही है, बट अदर देन दैट कोई डे टू डे फंक्शनैलिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कोई खास रोल नहीं होता। तो क्या ऐसा कॉम्बिनेशन पब्लिक सेक्टर ने मेंटेन किया है? अगर किया है तो मार्क्स आप दे दीजिए, हाँ का मतलब यहाँ पे येस का मतलब 1 मार्क्स आप दे सकते हैं। इसी बेसिस पे क्या होगा, जितने पॉइंट्स हैं उसके बेसिस पे हर पॉइंट का एक इवैल्यूएशन किया जाएगा, और अगर सही लगता है तो उसके बेसिस पे पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब अगर यहाँ पे 5 मार्क्स है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब 5 मार्क्स में हमें लगता है कि ये सब कुछ जो था वो तो सेटिस्फाई नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें सेटिस्फाइड हैं। तो जो इवेल्युएटर है, जो इसको इवेल्युएट कर रहा है, अब वो उसकी समझ पे है कि वो 5 में से 3, जैसे ICSI है, अब आपने कोई आंसर लिखा, वहाँ पे आप उसको 2.5 5 में से उन्होंने 2.5 मार्क्स दे दिए। अब वो उनकी समझ है, क्योंकि उनको यही लगता है कि भाई ये 2.5 मार्क डिजर्व करता है, तो हम उस पर कोई शक नहीं क्रिएट कर सकते कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। नहीं तो फिर कोई भी बच्चा कभी मानेगा ही नहीं, वो यही कहेगा नहीं भाई मुझे तो इससे ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, तो वो हमें चीज़ माननी ही होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि जो भी क्राइटेरिया है उसको इवेलुएट किया जाएगा और जो उसका फाइनल अवार्ड होगा मार्क्स का वो दे दिया जाएगा। और जितनी भी टोटलिंग आएगी, अभी हम नीचे बात करेंगे कि अगर आपकी टोटलिंग इतने मार्क्स आती, इतने पॉइंट्स की आती है, तो आप इस कैटेगरी में, इससे ज़्यादा मार्क्स की आपकी टोटलिंग आती है तो आप उससे अच्छी कैटेगरी में या उससे ख़राब कैटेगरी में, वो सब हम बात अभी करेंगे। बट ये अलग अलग क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे इवेलुएशन होगा। Is the number of the nominee director appointed by the government as per the DPE guidelines? क्या DPE guidelines को फॉलो किया गया? जवाब दें आप, उसके बेसिस पे पता चल जाएगा। पार्ट टाइम डायरेक्टर compensation and disclosures. Is the fees compensation of the non-official part-time director fixed by the board as per DPE guidelines and Companies Act 2013? क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा कि ये जो गाइडलाइंस है इसको पूरा ओवरहॉल किया गया जिससे कि ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से अलाइन हो सके। तो क्या सच में जो डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन है क्या वो इसके हिसाब से दी जा रही है? क्योंकि हम श्योर आप जानते हैं कि अलग अलग कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस हैं जहाँ पे आप बात 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट की करते हैं, या बहुत बार अगर नेट प्रॉफिट या मैं ऐसे कहूँ प्रॉफिट नहीं है या इनएडवोकेट है तो किस तरीके से सैलरीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कंपनीज एक्ट में इस सब के बारे में सेक्शन 198 एक्सेट्रा वहाँ पे बात करी गई है। तो क्या उनको इस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने फॉलो किया है या नहीं किया है, ये भी देखा जाएगा। बोर्ड मीटिंग के बारे में बात करें तो क्या डज द बोर्ड मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 months एंड द टाइम गैप बिटवीन एनी 2 मीटिंग इज मोर देन 3 months? क्या ऐसा हुआ है कि बोर्ड जो है वो हर 3 महीने में मिल रहा है और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 3 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं है? यूजुअली तो हम यही मानते हैं कि भाई बोर्ड मीटिंग जो है जनरल जो एक पर्सपेक्टिव है वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे डायरेक्टर आते हैं, बातचीत करते हैं फंक्शनैलिटी के ऊपर, बिकॉज एज वी ऑल नो कि डायरेक्टर्स आर दी हैंड्स एंड ब्रेन्स ऑफ द कंपनी। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, आप बस में ट्रैवल करते हैं, आप टैक्सी में ट्रैवल करते हैं, कैब में ट्रैवल करते हैं या फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, तो आप एक कोई भी सीट पे बैठते हैं और स्पेशली ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में एक निश्चिंत हो जाते हैं आप कि भाई जैसे ओवरनाइट जर्नी है, रात की है या दिन की भी है, कि जहाँ भी ट्रेन जा रही है, जिस डायरेक्शन में प्लेन उड़ रहा है, जहाँ पे बस जा रही है वो डायरेक्शन सही होगा। आपने ड्राइवर पे विश्वास कर लिया कि भाई मुझे इतने समय के अंदर थोड़ा प्लस माइनस लेट डिले हो सकता है बट इतने समय के अंदर मुझे मेरी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया जाएगा। ऐसा ही तो होता है। क्या आप ट्रेन से ट्रैवल करते हुए बाहर उतर के देखते हैं क्या बार बार कि कौन सा स्टेशन आया, कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे? ऐसा आपने कभी किया है? नहीं किया है। ऐसे ही तो है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि डायरेक्टर्स पे इस तरीके का विश्वास होना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और इसीलिए दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट। तो उसके लिए उन्हें मिलना तो पड़ेगा, बातचीत तो करनी पड़ेगी, हर काम घर बैठे तो नहीं हो सकता, मिलना तो पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो क्या उसके बारे में रेगुलरली मीटिंग्स हो रही हैं जो सेट पैटर्न है उसके हिसाब से? अगर हाँ तो अच्छी बात है, ना तो भाई फिर मार्क्स कम मिलेंगे। Review of the compliance. Does the board periodically review compliance report for all laws applicable to the company as well as the step taken by the company to rectify the instance of non-compliance? एक बड़ा सिंपल, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे ड्राफ्टिंग अपना एक और सब्जेक्ट है जो ग्रुप 1 में, वैसे तो आप ये जानते हैं कि मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ और उसके अंदर एक कॉमन चीज़ है, बहुत सारे बच्चों ने हमारे सारे सब्जेक्ट्स लिए। अब तो मुझे मतलब नाम भी याद नहीं है, कि मुझे पता है कि इस सब्जेक्ट को काफ़ी सारे बच्चे देखने वाले हैं, बट आप कहें सर एक एक का आप नाम बता दीजिए, मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे याद ही नहीं है, इतने अब स्टूडेंट्स हो गए हैं। तो उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है हर सब्जेक्ट्स में, जो आपने देखा भी होगा कि एग्जाम्पल्स की मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, ऐसे ही है। तो जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो इस बात को भी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है कि हमें ये देखना होगा कि कंपनी जो है उसने रूल्स एंड रेगुलेशन को कितनी इंपॉर्टेंस दी है, क्या हमेशा सेटिस्फाई किया है या कुछ नॉन कंप्लायंस के इंस्टेंस भी सामने आए हैं। देखिए ऐसा कहीं नहीं कहा गया, आपने सुना भी होगा जब हम बच्चे थे, छोटे थे, और आज भी बहुत बार ये सुनने में आता है कि पहली गलती माफ़ होती है ना। जब हम पहले कुछ खेलते थे तो कहते थे यार फर्स्ट फाउल वगैरह होता था, कैरम बोर्ड वगैरह खेलते थे, मतलब सब बच्चों के अपने अपने रूल्स होते हैं खैर, कि एक गलती माफ़ होती है ऐसे कुछ करके। तो वो भी यहाँ पे भी है कि हमें यहाँ पे इंटेंट देखनी होगी
कि भाई ये जो नॉन कंप्लायंस है ये रेगुलर इवेंट है या वन ऑफ है। अगर वन ऑफ है तो फिर उसका हिसाब अलग से होगा, अगर ये रेगुलर है तो इसका हिसाब फिर अलग है, इसका हिसाब अलग, मतलब फिर ये नेगेटिव बात है। अगर ये वन ऑफ है तो फिर गलतियां किससे नहीं होती, कौन है जो गलतियां नहीं करता, आप ही बताइए। किसी का नाम भी हम नहीं चूज कर सकते जो कह दें कि गलतियां कम ज़्यादा, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट ये नहीं हो सकता कि गलतियां किसी से ना हो। इंसान है, डायरेक्टर्स भी तो इंसान है, भले वो एक अलग सोच रखते हैं, बट इन द एंड ऑफ द डे उनके पास भी 100 चीज़ें हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं। सो वो हमें देखना पड़ेगा कि इंटेंशन क्या थी, क्या इंटेंशन सच में अच्छा काम करने की थी बट अनफॉर्चुनेटली कुछ गलत हो गया, या यही था कि जो हो रहा है होने दो। अगर ये था कि जो हो रहा है होने दो तो फिर यहाँ पे जो होगा वो उन डायरेक्टर्स के लिए अच्छा नहीं होगा जिस हिसाब से मार्क्स बनेगा। और अगर ये था कि गलती हो गई बट कोई इंटेंशन नहीं थी तो हो सकता है माफ भी कर दिया जाए। Does the company have a code of conduct approved by the board applicable to the board and senior management? Does the members of the board conflict of interest abstain from participating in the agenda? तो भाई जो बोर्ड है कंपनी का, क्या वहाँ पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट है? क्या कोई ऐसा डायरेक्टर जो इंटरेस्टेड है वो किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है? क्या उसने इंटरेस्टेड होने के बाद भी वोट किया है, नहीं किया है? ये सब कंप्लायंस का ही तो पार्ट है। क्योंकि आप देखिए एक एक पॉइंट जब हम पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको कोरिलेट, इसके डॉट्स कनेक्ट करें तो आप एक ही तरफ आगे बढ़ेंगे कि हम ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते हैं, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को ओवरहॉल करना चाहते हैं। और वो सिर्फ गवर्नेंस से मतलब एक वर्ड से नहीं हो सकता। गवर्नेंस GOVERNANCE ये जो वर्ड है, एक एक वर्ड के अंदर 100 चीज़ें हैं जिसको आपको तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। वो यहाँ पे है कि भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं क्या वो रेगुलरली, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक मोटी मोटी बात जो मेरे लिए है, या जो एक स्टूडेंट, अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैं एक स्टूडेंट को अमेंडमेंट दूंगा और बाकियों को नहीं दूंगा तो क्या चलेगा? ये कोड ऑफ कंडक्ट सही है? अब ऑब्वियसली इसके अंदर ये बात बिल्कुल सही है कि जिसकी क्लासेस वैलिड है उसी को मिलेगा ये अमेंडमेंट्स, क्योंकि भाई हमारा यही हमने पहले ही कहा था। क्योंकि ऐसे तो क्लासेस कितने ही स्टूडेंट कब कब से ले रहे है कि नहीं। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि जो एक चीज तय है वो तय है तो फिर सबके लिए है, ये नहीं कि इसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है, फलाना के लिए अलग है, ढिमकाना के लिए अलग है, वो सब नहीं। और उसके बाद अगर कोई भाई इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तो वो वोट क्यों करेगा? इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स तो कंपनीज एक्ट में भी हम जानते हैं, उनको तो वोटिंग से दूर रखा जाएगा, उनको कोरम का पार्ट भी नहीं माना जाएगा। तो फिर वही चीज़ यहाँ पे भी है। क्या कंपनी के पास कोई रिस्क मैनेजमेंट प्लान है? क्या कंपनी अपने रिस्क को रेगुलरली रिव्यू करती है? अब देखिए रिस्क मैनेजमेंट प्लान के ऊपर आप ऐसे कह सकते हैं कि रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हमेशा मैं कहता आया हूँ ये बात, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं बट एलिमिनेट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? रिस्क कहाँ नहीं है? मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा रिस्क तो लेना पड़ेगा। कहाँ नहीं है रिस्क? मुझे बताइए कौन सी ऐसी जगह है? घर पे, मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं इस बात को कहूँगा, अच्छा मैंने एक स्टोरी सुनाई थी पहले, कंपनी लॉ में शायद एग्जीक्यूटिव के बच्चों के साथ बात हो रही थी, बट एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, ये भी एग्जाम्पल है जो आपको समझने में हेल्प ही करेगा। माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना होगा, सुना था ना? मून वॉक क्या बोलते हैं, डांस के लिए बहुत फेमस थे। और मतलब जब बात पैसे की भी करी जाती है, नेम फेम की करी जाती है, तो इससे आइडिया लगा लीजिए कि अब तो कितने साल हो गए उनकी डेथ को, पर आज भी उनकी फैमिली को रॉयल्टी मिलती है उनके गानों के ऊपर, उनके डांस के ऊपर, और वो मिलती रहेगी सालों साल तक। ठीक, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनका एक सपना था जो मैंने पढ़ा, मैंने बताया कि मैं पढ़ता बहुत हूँ इन चीज़ों के बारे में। उनका एक सपना था, वो ये है कि मैं कभी मरूँ ना, मतलब जितना हो सके, ये मैं नहीं कहूँगा कभी ना मरूँ, जितना हो सके मैं ज़िंदा रहूँ, मुझे कुछ ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली हम शायद यही मानते हैं एक नॉर्मल इंसान होने के नाते कि यार अगर पैसा मेरे पास होगा तो बेस्ट ट्रीटमेंट हो पाएगा, तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये बात सही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने साथ हर तरीके के डॉक्टर, स्पेशलिस्ट से स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखे, जिसको आप बोलते हैं फिजिशियन, वो नहीं, स्पेशलिस्ट, एक से एक बड़े बड़े, एक से एक महंगे डॉक्टर्स, कि अगर मुझे ऑन स्पॉट कुछ हो जाए तो ये लोग मेरी मदद कर सकें और मैं वापस वैसा ही हो सकूँ। ऑन स्पॉट जहाँ वो जाते सारे डॉक्टर्स उनके साथ जाते। पर एक बार क्या हुआ कि एकदम से हार्ट अटैक आ गया, ख़त्म। सारे डॉक्टर्स होने के बाद भी, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी, इतने सब कुछ चीज़ें जो मैंने बताई और उससे कहीं ज़्यादा जो मैं नहीं भी जानता हूँ, करने के बाद भी रिजल्ट क्या है? नहीं बच पाए। तो रिस्क एक ऐसी चीज़ है जो रहेगा ही रहेगा। अब कहने के लिए उन्होंने रिस्क कंट्रोल तरीके सारे कोशिश करी, बट फिर वही है कि एक लेवल तक ही आप कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं। तो रिस्क को बेस्ट तरीका है मैनेज करना कि आप डाइवर्सिफाई रखें, चीज़ों को डिवाइड करके रखें, रादर देन आपकी वर्ड्स में अगर समझाऊँ, माइकल जैक्सन से बाहर आके आपके वर्ड्स में अगर समझाऊँ, कॉमर्स या CS के परस्पेक्टिव से,
कि 100 रुपये एक शेयर में ना इन्वेस्ट करके 10-10 रुपये 10 कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करो, बांट के तोड़ के। तो वो चीज़ है। तो क्या कंपनी ने कुछ ऐसा किया? क्या इसके बारे में इतनी बात करी? आपको लग रहा होगा मेरी बातों से कि हाँ यार यहाँ पे हम बात कुछ वैसी ही कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही है और ये कोई नई बात नहीं है। बट फिर अगर पुरानी है तो भाई करती क्यों नहीं कंपनीज? क्यों नहीं करती कंपनीज? फिर तो करना चाहिए। अगर सबको पता है सब चीज़ तो करना चाहिए। और अच्छी बातों की पता है एक खास बात यही होती है, जो अच्छी बात होती है वो सब जानते हैं पर करते बहुत कम लोग हैं। सही रास्ता कोई ऐसा नहीं होता जो नहीं जानता कि सही क्या है। सब जानते हैं अमेंडमेंट्स आए हैं, अंदर से सब जानते हैं, फिर कौन कराए, क्यों मेहनत करे? छोड़ो, देखा जाएगा आगे। ट्रेनिंग ऑफ द न्यू बोर्ड मेंबर, does the company have the policy specifying the requirement of board members? Does the company provide training to the new member? जो आ रहा है क्या उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं? ट्रेनिंग है तो भाई कैसी ट्रेनिंग है इसके बारे में बताना पड़ेगा। ऑडिट कमेटी के बारे में बात करते हुए क्या कंपनी के पास और क्वालिफाइड ऑडिट कमेटी है? अगर है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? यूजली यही सुनते हैं कि भाई ऑडिट कमेटी जो होती है इन जनरल, अगर मैं बात करूँ कंपनीज एक्ट के हिसाब से, मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। जो ऑडिट कमेटी का चेयरमैन होगा उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि बाकी डायरेक्टर्स कैसे हैं, वो एग्जीक्यूटिव है नॉन एग्जीक्यूटिव है, उसके बेसिस पे बाकी डायरेक्टर्स 1/3 या 1/2 डिसाइडेड किया जाता है। तो यहाँ पे वो किस तरीके की कॉम्पोजिशन की कमेटी बनाई गई है। ऑडिट कमेटी का रोल, does the scope terms of referencing audit governing of the audit committee specifying that audit committee is responsible for the oversight of the company financial reporting process and disclosure of the financial information. Does the scope terms of the governance the audit committee specifying it can recommend to the board the fixation of the audit fees? तो भाई जो ऑडिट कमेटी है उसने किस तरीके से उसका स्कोप है, वो कहाँ तक जा सकती है, उसकी क्या पावर्स हैं, एंड देन ऑडिट कमेटी की क्या फीस है। ऑडिट कमेटी ही ऑडिटर को अपॉइंट करेगी, तो जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वो किस टर्म्स एंड कंडीशन पे अपॉइंट हुआ है, ये सब चीज़ें भी देखनी रहेंगी। और उसके बाद जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, जो लास्ट पॉइंट इसमें लिखा है, does the terms of the reference governing audit committee specify that it can approve the payment of the statutory auditors for any service rendered by him? अब देखो, एक तो ये है कि ऑडिटर सिर्फ ऑडिट करे और काम खत्म, बट बहुत बार हमें ऑडिट के दौरान कुछ और कंसल्टेंसी एडवाइस चाहिए, उसके लिए ऑडिटर अलग से चार्ज करेगा। तो क्या ऑडिट कमेटी के पास ये पावर है कि वो ऑडिट जो फीस है उसके देने के अलावा भी ऑडिटर को अलग अलग एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सके? और अगर है तो क्या वो यूज़ करी गई है? अगर यूज़ करी गई है तो किस एक्सटेंट तक करी गई है? अब जिस भी एक्सटेंट तक करी गई है क्या वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट दिखती है, लगती है बात? अगर सही है तो फिर ठीक है। तो मतलब ये सब पॉइंट्स पे ग्रेडिंग जो है वो हम यहाँ पे बेसिकली करना चाहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ऑडिट कमेटी की पावर्स के बारे में। तो ऊपर हम बात कर रहे थे ऑडिट कमेटी को लेके, अब स्पेसिफिक हो जाते हैं थोड़ा ऑडिट कमेटी के अंदर जो उनकी पावर्स हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। सो कहते हैं, इज द ऑडिट कमेटी इन पावर टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी एम्प्लॉय ऑफ द CPSC? अगर ऑडिट कमेटी को लगता है कि कहीं कुछ गलत सही हो रहा है तो क्या वो इसके बारे में किसी से पूछ सकते हैं? और क्या उन्होंने पूछा है? क्योंकि देखो, राइट्स देना ये एक अलग बात है, बट राइट्स का यूज़ होना एक अलग बात है। अब राइट्स तो पुलिस के पास बहुत है, बहुत बार सुनते हो आप, एक वर्ड लॉ में यूज़ किया जाता है जो कि अच्छा है, दैट इज़ कॉल्ड अ स्यू मोटो, कि कोर्ट, पुलिस या और कोई लोग जो पोजीशन पे है वो स्यू मोटो भी इस चीज़ को देख सकते हैं। बट स्यू मोटो आई थिंक, मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 100 में से एक आध केस में हुआ तो हुआ, शायद 100 कह दो या 1000 कह दो, कहना मुश्किल है, बट स्यू मोटो बहुत कम केसेस में होता है। तो क्या जहाँ पे पावर्स थी ऑडिट कमेटी के पास, कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या उन्होंने ये सोचा कि चलो यार जो हो रहा है देखा जाएगा, या उन्होंने उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया? अगर इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभाई और फिर आपको मार्क्स देने पड़ेंगे यहाँ पे। Does the audit committee have the power to secure the help of the outside legal and other experts? Does the audit committee have the powers to mitigate conflict of interest by strengthening auditor independence? तो क्या दो पॉइंट्स करके अब हम बातचीत कर रहे हैं, आगे भी बढ़ते जाएंगे। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि ऑडिट कमेटी किसी एक्सपर्ट को हायर कर सकती है जवाब सवाल पूछने के लिए और टेक्निकल हेल्प के लिए। क्या ऑडिट कमेटी जो है उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे कि ऑडिटर की पावर और बढ़ सके? मतलब बहुत बार ऑडिटर की पावर जैसे नॉर्मल है, एज सच ऑडिटर की पावर कुछ खास नहीं है, वो यही है कि भाई वो चीज़ें मांग सकता है, इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मांग सकता है, बट क्या इससे हटके कुछ अलग ऑडिट कमेटी ने ऑडिटर को पावर्स दी हैं? अगर दी हैं तो वो क्या है? क्योंकि देखिए ना कि नॉर्मल तो सब करते हैं, ये जो नॉर्मल एक्टिविटी है ऑडिट कमेटी का बनना, ऑडिट कमेटी का नज़र रखना ऑडिटर पे, ये तो सब करते हैं, ये तो हर बुक में लिखा है।
अगर यही चीज़ यहाँ पे भी लिखनी थी तो फिर ये गाइडलाइंस का फ़ायदा क्या है? तो ये गाइडलाइंस कुछ ओवर एंड अबव जाना चाहती है, जो नॉर्मल है उसको एक अलग लेवल पे ले जाके नॉर्मल बनाना चाहती है, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। तो उसके बाद है, इज द ऑडिट कमेटी इन पावर टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल एज देयर आर सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज एंड अदर्स हु रिपोर्ट इन्फ्रैक्शंस। तो यानी अगर किसी ने कुछ गलत बताया कि हो रहा है, विसिल ब्लोअर जिसको आप कहते हैं, जहाँ पे कोई लोअर लेवल का एम्प्लॉय जो है जनरली वो बताता है कि भाई कुछ गलत चल रहा है, और वो डायरेक्टली ये बात टॉप लेवल को बता सकता है, विसिल ब्लोअर। तो क्या ऐसा आज तक कोई इंसिडेंट सामने आया है? अगर आया है तो जिसने बताया है क्या उसका नाम कॉन्फिडेंशियल रखा है? बिकॉज वो नाम कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत ज़रूरी है। खुद ही सोचिए ना कि भाई देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो पब्लिक सेक्टर है चाहे जो भी है, जनरली इस तरीके से डिवाइडेड है कि एक टॉप लेवल है, एक मिडिल लेवल है और एक लोअर लेवल है, ठीक है। लोअर लेवल वाले ने देखा कि मिडिल लेवल वाले कुछ गलत कर रहे हैं, तो लोअर लेवल वाला मिडिल लेवल वाले को बता के तो उसको कुछ हासिल होगा नहीं, तो वो किसको बताए? वो टॉप लेवल को बताए। अगर टॉप लेवल वालों ने बता दिया कि भाई उन्हें ये इन्फॉर्मेशन लोअर लेवल से मिली है, तो मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल को जीने नहीं देंगे, वो हर दिन उसको और प्रेशराइज करेंगे, मुश्किल कर देंगे उसके उस कंपनी में रहना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो गलत हो रहा है वो तो सामने आए ही आए, बट जिसने बताया है उसका नाम कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, है ना। तो ये चीज़ें क्या इन प्लेस हैं? अगर हैं तो क्या इनका कभी यूज़ हुआ है? अगर हुआ है तो कुछ सामने क्या आया है या नहीं आया है? मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमेटी, डज द ऑडिट कमेटी मीट at least 4 times during the last 12 months? That the frequency of the audit committee as per the norms, that is not more than 4 months between the two meetings? Did the minimum of 2 independent directors attend the meeting of the audit? तो क्या मिनिमम आप साल में ऑडिट कमेटी 4 बार मिली है? क्या 2 मीटिंग के बीच में 4 महीने से ज़्यादा का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए? तो क्या वैसा ही था, या ऐसा तो नहीं कि 4 बार मिले तो हैं बट कुछ ऐसी मीटिंग्स भी हैं जहाँ पे साल में 5-5, 6-6 महीने का गैप है? तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आपको 4 बार मिलना है, बट 4 बार जब आप मिले तो एक से दूसरी मीटिंग के बीच में 4 महीने से ज़्यादा बताया जा रहा है गैप नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है कि जो चीज़ आज है, अगर आप मिलते, जो आज चीज़ है, अब उसके बारे में हम लोग 5 महीने बाद मिलते हैं और बातचीत करते हैं, तो क्या वो रिलेवेंट रहेगी? न्यूज़ की इंडस्ट्री में आपने देखा है, ब्रेकिंग न्यूज़ एक बड़ा कॉमन आजकल है, और बहुत बार उस पर लिखा भी आता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब टीवी आप देखते हैं कभी कभार, वैसे तो अब न्यूज़ देखने लायक खैर रही नहीं गई है मेरे हिसाब से, तो बट फिर भी कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो आप मे बी 15-20 मिनट अगर आधा घंटा दिन में देख लें तो आप समझ जाएंगे कि देश में चल क्या रहा है। बाकी तो फिर आप पूरा दिन देखते रहिए तो वो भी कम पड़ेगा। तो उसमें मैंने देखा है एक बहुत बार आता है स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि एक्सक्लूसिव और चैनल का नाम लिख के आता है। तो ये हमें आपने देखा एक्सक्लूसिव क्यों दिखा के? सबसे पहले आपने ये न्यूज़ इस पे देखी चैनल पे, जैसे वो बोलता है सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं दर्शकों है तो आप इस चैनल पे न्यूज़ देख रहे हैं, होता है ना ऐसे, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस है। शायद 10 मिनट के बाद वो न्यूज़ उतनी पॉपुलर नहीं रहेगी, जो सबसे पहले उसको ब्रेक करता है फिर टीआरपी एंड एवरीथिंग वो उससे जुड़ती हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे है कि जिस समय की जो रिक्वायरमेंट है उस समय का वो काम हमें करना है, उस समय की बात हम 5 महीने बाद कर रहे हैं क्योंकि उस महीने हमने मीटिंग नहीं करी, तो वो चीज़ की रेलेवेंस लॉस्ट हो गई। जब रेलेवेंस लॉस्ट हो गई तो बिजनेस पर्सपेक्टिव भी उसका कम हो गया। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा कि ऑडिट कमेटी कितनी एक्टिव रही है। रेम्यूनरेशन को लेके कि भाई रेम्यूनरेशन कमेटी कंपनी में है या नहीं है। Does the remuneration committee comprise of at least 3 directors who are part-time directors? Is the remuneration committee chaired by the independent directors? क्योंकि जो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी ऊपर हम फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, खैर अभी हम बात कुछ और कर रहे हैं, बट हम फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे थे जो आरबीआई की तरफ से इशूड है। तो वहाँ भी हमने ये कहा था कि जो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी है मिनिमम उसमें 3 लोग होंगे, उसमें से एटलीस्ट हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का भी पार्ट होगा जिससे कि वो ड्यू डिलिजेंस वगैरह कर पाए। सब बात हुई है ना इसी क्लास में, भूलो मत, इतनी जल्दी नहीं भूलना दे सकता मैं आपको याद रखना है ये सब चीज़ें। तो खैर यहाँ पे भी वही चीज़ है कि रेम्यूनरेशन कमेटी है या नहीं है, अब अगर है तो कितने लोग हैं उसके अंदर, उसका चेयरमैन कौन है और उसका नाम क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, इस बेसिस पे देखा जाएगा। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके बारे में बातचीत करने के बाद फाइनलाइज किया जाएगा जी कितने पॉइंट्स मिलेंगे और आपका जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, वो कहाँ पे स्टैंड करता है। Does the audit committee of the holding company review the financial statement of the subsidiary company? अगर ऐसा है तो बताएं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कंपनी फॉलो करती है, अगर नहीं करती तो क्यों नहीं करती, क्या इसका जवाब दिया है? क्योंकि आप जानते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप पढ़ते ही हुए आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो डेप्रिसिएशन से लेके और बाकी चीज़ों का। एंड सिमिलरली ICSI, which is your my our institute, and they have issued
सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड SS1, SS2, सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो क्या कंपनी उसको फॉलो करती है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या ऐसी क्या वजह थी कि आपने उसको नहीं फॉलो किया? क्योंकि कुछ सोच के वो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं ना। Do the company accounting procedure comply with the accounting standard adopted by the concerned authority? Is there a deviation from the prescribed accounting standard disclosed and explained in the financial statement in the corporate governance report of the company? तो क्या कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, और अगर नहीं तो बताया भाई क्यों नहीं करती, एक्सप्लेन करे क्या किया है कंपनी ने, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, डज द कंपनी डिस्क्लोज सेगमेंट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द कंसर्न अथॉरिटी? सीनियर मैथ, तो देखिए तमाम तरीके के डिस्क्लोजर्स हैं जो यहाँ पे बात करी जा रही है। अब आपका सवाल एक होगा जो शायद आप मुझसे ऐसे नहीं बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मन में सोच होंगे कि सर ये तो ठीक है, बट क्या ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है या बस हमें ये पढ़ लेने हैं और सुन लेने हैं? तो देखिए ये सब अमेंडमेंट्स हैं जैसा आप जानते हैं, और अमेंडमेंट में कुछ एक्स्ट्रा ही उन्होंने दिया है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया वो तो इम्पॉर्टेंट है, उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, उसको तो अच्छी तरीके से समझना है। ये वाली जो गाइडलाइंस है इसके अंदर तमाम पॉइंट्स दे रखे हैं, और उनमें से जो आपको अच्छे लगे, अच्छे इन द सेंस ईजी लगे, जिसको आप रिटेन कर पाएँ, उन पे स्टार बना लीजिए, टिक बना लीजिए, जो आपको ठीक लगता है। ऐसे मैं बोलता हूँ 6-7 पॉइंट्स आप टिक कर लीजिए, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 7-8 पॉइंट्स या 6 से 8 पॉइंट्स आप टिक करेंगे तो शायद वहाँ पे 4 से 5 आप लिख पाएंगे, 2-3 तो माइंड ऐसे ही भूल जाएगा, है ना। तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ही 5 पढ़ाऊँगा तो आप उसमें से फिर 2 याद करेंगे। मैं अगर 15 पढ़ाऊँगा तो मैं 8 बोल रहा हूँ, तो 8 में से अगर आप 7 भी या 6 भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ज़्यादा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये भी सकता है एग्जाम के अंदर। तो इसलिए किसी भी चीज़ को लाइटली मत लीजिए। एक बार की बात है, आपको बताना चाहता हूँ, कॉर्पोरेट फंडिंग एक अपना पेपर है ना, जानते हैं ग्रुप 3 में। आप में से जो बहुत सारे बच्चों ने क्लासेस भी ली हैं तो जानते ही हैं। तो उसमें एक एंड के चैप्टर नंबर नहीं याद है ना, उसमें ये था कि नॉट रिलेवेंट, साफ साफ लिखा हुआ है मॉड्यूल में, क्योंकि हम मॉड्यूल को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, आप जानते हैं। तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन। और आप मानेंगे नहीं, जो बच्चे ने पेपर दिया था उस समय वो ये जानते हैं, और जिन्होंने नहीं दिया वो सुन लें। वहाँ पे लिखा था नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन, और उसी चैप्टर से नॉट, जो रिलेवेंट होता है बच्चा वो नहीं पढ़ता बहुत बार, जब नॉन रिलेवेंट था तो छोड़ ही दिया उसने। बट मैंने तो अपनी क्लासेस में आपको बता रहा हूँ कंप्लीट कराया था, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं, मैंने तो कंप्लीट कराया, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मैं मॉड्यूल को भगवान मानता हूँ, ऐसे मानो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में टैक्सेशन में मॉड्यूल हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि टैक्स में हर दिन चेंजेस आते हैं, बट बाकी सब्जेक्ट्स में उसी को मैं कंसिडर करता हूँ, उसी के बेसिस पे हमारे नोट्स होते हैं। तो वो जो था नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम, वो कितने मार्क्स का आ गया पता है आपको? 10 मार्क्स का ICSI ने एग्जाम में पूछ लिया। तो क्या कहेंगे आप तो ये कह सकते थे कि सर ये तो लिखा था नॉट रिलेवेंट फॉर, ये कैसे आ गया? वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 मार्क्स का। तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसीलिए लाइटली मत लीजिए। मैं भी अगर लाइटली लेता तो कह सकता था यार ये तो फॉर्मेट है, छोड़ो, क्या करना है, एनेक्स्चर है, अटैचमेंट है, छोड़ो, रहने दो। पर नहीं, क्योंकि मुझे पता है एक मार्क्स, आधा मार्क्स 6 महीने, जानते हो ना, तो इसलिए कोई रिस्क मत लो, कोई रिस्क नहीं लेना। मैं यहाँ पे जब मैं बैठा हूँ करा रहा हूँ एक चीज़, तो आपको सुनने में भी दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने सिर्फ सुन के समझना है, कुछ और तो नहीं करना। उनसे पूछो जिनके अमेंडमेंट नहीं हो रहे, उनको खुद ढूंढने पड़ रहे हैं या अलग से परचेज करने पड़ रहे हैं, आपने किए भी हैं बहुत सारे बच्चों ने। तो फिर जिनको भाई बिना कॉस्ट के मिल रहे हैं वो तो पूरा फायदा उठाओ। डिस्क्लोजर बाय सीनियर मैनेजमेंट, does the company latest annual report disclose significant related party transaction to the board and where there have personal interest? तो क्या related party transaction हुई हैं? अगर हुई हैं तो कितने की हुई हैं, किससे हुई हैं, कितने अमाउंट की हुई हैं, ये सब बताना रहेगा। कंप्लायंस सर्टिफिकेट को लेके, हैज द कंपनी ऑब्टेन्ड द सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर्स प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी रिगार्डिंग द कंप्लायंस ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एनेक्शर्स? तो क्या कंपनी ने CS से या डिपेंड, क्योंकि कंप्लायंस एक वर्ड है, कंप्लायंस टैक्सेशन का भी हो सकता है, कंप्लायंस किसी एक्ट का हो सकता है जो कि लीगल हो या अकाउंटिंग हो या फाइनेंस हो। तो क्या कंपनी ने वो सारे कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स मिले हैं उसको? अगर मिले हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, आखिरकार क्या गलती हुई जिसकी वजह से वो सर्टिफिकेट नहीं मिला? Chairman message in the AGM, does the chairman message to the shareholders form the part of the annual report? Does the chairman message at the latest AGM include a section of the compliance with corporate governance guidelines? So
कि जो चेयरमैन है उसने क्या वही कोई मैसेज दिया है। आप देखिए जब भी आप कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं, एनुअल रिपोर्ट स्पेशली, पहले के कुछ पेजेस में लिखा होता है फ्रॉम द डेस्क ऑफ चेयरमैन या चेयरमैन स्पीक्स, तो उसमें बहुत सारा कुछ लिखा रहता है ऐसे वैसे ये वो। तो क्या कुछ ऐसा था क्या जो चेयरमैन के गोल्स थे और जिस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रही है क्या आपस में सिंक्रनाइज हो रहे हैं? क्योंकि बोल कुछ और आप रहे हो और कर कुछ और आप रहे हो, तो ये दो अलग अलग बातें हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में देखा जाएगा और फिर पॉइंट्स दिए जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि पॉइंट्स का जो टैली है अगर वो यहाँ पे 50 से कम होगा तो आपकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो आप बात करते हैं ये किसी काम की नहीं है, पुअर है, वर्स्ट है, जीरो है मान के चलिए। 50 से 60 है, 59 टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, तो वो ठीक है, ओके राइट, अच्छा है। अगर 60 से 70 नहीं 74, देखो अच्छा का क्राइटेरिया कितना बढ़ा दिया। वैसे 10-10 पॉइंट्स बढ़ रहे थे, अभी गुड जो है वो ऑलमोस्ट 14 पॉइंट्स बढ़ा दिया। अब उसके बाद वेरी गुड अगर जो है तो वो 84 तक है, 75 से 84। अगर 84 से आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो फिर आप भगवान हैं, आपकी कंपनी में कुछ गलत नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो सब कुछ सही है, यही मान के चलिए भाई, क्योंकि हमने तो चेक भी करा लिया, अब यही हो सकता था। तो चलिए अब इसके साथ हमारा इस चैप्टर के जो अमेंडमेंट थे वो यही तक थे। यहाँ पे चैप्टर के अमेंडमेंट कंप्लीट होते हैं, इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर्स के अमेंडमेंट है, एक एक चैप्टर के अमेंडमेंट हम करते जाएंगे और उसी बेसिस पे आगे बढ़ते जाएंगे। बट याद रखिए जब आप सीएस प्रोफेशनल की बातचीत आप करें और अमेंडमेंट्स की आप बातचीत करें तो शांतनु भंडारी का नाम उससे अलग ना करें, क्योंकि शांतनु भंडारी ही एक ऐसी फैकल्टी है जिसने अमेंडमेंट को सीरियसली लिया है और समय से पहले सबसे ज़्यादा मेहनत करके आपके सामने सबसे जल्दी अमेंडमेंट लेके आने की कोशिश जारी है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विच विल बी नेक्स्ट चैप्टर और उसमें हम अमेंडमेंट्स को फर्दर आगे लेके जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू व्हाटएवर यू वांट टू, डोंट ट्रबल एनीबॉडी। फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव अब मैं थोड़ा चेंज करूंगा, एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल ऑल सब्जेक्ट्स शांतनु एंड तान्या भंडारी क्लासेस, राइट? थैंक यू सो मच।